स्वागत है दोस्तों, मैं अर्पण पटेल। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। तो दोस्तों, पिछले 3-4 साल से बैंकिंग सेक्टर ने काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, पर यस बैंक ने उसके अंदर काफ़ी अंडर परफॉर्म किया था। दोस्तों, इसके कई रीज़न भी रहे थे। यस बैंक के अंदर अंडर परफॉर्मेंस का जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। ये तब तक का है जब हमारे देश के अंदर एनपीएस की प्रॉब्लम हुई थी। दोस्तों, कई साल पहले आरबीआई की ऑडिट हुई थी यस बैंक के अंदर, जहां पे आरबीआई को पता चला था कि यस बैंक के अंदर कई अकाउंट्स ऐसे हैं जिसे एनपीए के तौर पे रिकग्नाइज नहीं किया हुआ है। अभी आप सोचोगे कि एनपीए के तौर पे कैसे रिकग्नाइज करते हैं। तो दोस्तों, रूल्स ये कहता है कि यदि कोई कंपनी बैंक्स को 90 दिन तक इंटरेस्ट पे नहीं करती या लोन भी पे नहीं करती, तो उससे जो है बैंक्स को एज अ एनपीए रिकग्नाइज करना पड़ता है। और दोस्तों, यस बैंक के अंदर काफ़ी सारे ऐसी खाते थे, काफ़ी सारे ऐसी लोन थी जिसे उन्होंने एज ए एनपीए रिकग्नाइज नहीं किया हुआ था। जबकि बात यह थी कि उस कंपनियों ने कई महीनों तक इंटरेस्ट या फिर लोन भी पे नहीं की थी। दोस्तों, पहली नज़र में ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से यस बैंक की बेदरकारी थी, पर दोस्तों बात ये नहीं है। यस बैंक के जो सीईओ थे राणा कपूर, उन्होंने यस बैंक के काफ़ी सारे शेयर बड़ी क्वांटिटी में ऊपर के भाव पे बेच दिए थे। जबकि बात यह थी कि इसके अंदर एक तरीके से एनपीए की प्रॉब्लम्स थी। एनपीए के रिकग्नाइज न करके ऊंचे प्राइस के ऊपर शेयर बेच देना ये साफ दर्शाता है कि यस बैंक के अंदर कोई ना कोई घपला या गोलमाल तो ज़रूर हुई थी। दोस्तों, जैसे ही आरबीआई को पता चला कि इस बैंक के अंदर एनपीए की प्रॉब्लम्स है, उन्होंने तुरंत राणा कपूर, जो इन बैंक के सीईओ थे, उन्होंने को हटा दिया और एक प्रोफेशनल पर्सन को एज अ सीईओ उसके अंदर जिम्मेदारी दी। आरबीआई ने न सिर्फ सीईओ चेंज किया, उन्होंने एसबीआई, एलआईसी जैसी गवर्नमेंट एजेंसियों को भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज़ किया उसके अंदर, ताकि बैंक को कोलैप्स होने से, बंद होने से बचाया सके। उसके साथ साथ कई पीएसयू कंपनियां ऐसी थी जिनके एम्प्लॉइयों के अकाउंट भी यस बैंक के अंदर खोले गए। यानी आरबीआई एंड गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर काफ़ी प्रयत्न किए, जिसकी वजह से यस बैंक को बचाया जा सका। अब दोस्तों, सवाल ये खड़ा होता है कि ये यस बैंक की अभी की सिचुएशन क्या है। क्या यस बैंक के फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए हैं? क्या यस बैंक की एनपीए की प्रॉब्लम कम हुई है? क्या यस बैंक दूसरी बैंकों की तरफ फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? दोस्तों, चलो यही डिस्कशन करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर यदि आप ध्यान से देखें तो कंपनी ने 2021 के अंदर 3500 करोड़ का जो है लॉस किया था। वही 2022 के अंदर 1064 करोड़ का एंड 2023 के अंदर 336 करोड़ का प्रॉफिट किया था। पिछले 4 साल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट 2023-24 के साल में 1285 करोड़ का किया है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल के ऊपर यदि ध्यान से देखें तो यस बैंक के अंदर पिछले 4 साल से एवरी ईयर इम्प्रूवमेंट है। और दोस्तों, फाइनेंशियल अकेले इम्पोर्टेंस नहीं होते, बैंक के अंदर एनपीएस भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं इसके एनपीए की क्या सिचुएशन है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हो, 2021 के अंदर इसके -6% एनपीए थे। मतलब 6% लोन या एसेट ऐसी थी जो नॉन परफॉर्मिंग थी। ये 2022 के अंदर कम होकर 4.5% रही, 2023 के अंदर 0.83 और 2024 के अंदर 0.6% के एनपीएस थे। तो दोस्तों, ये साफ तौर पे पता चलता है कि कंपनी ने जो है एनपीएस कम करने के अंदर काफ़ी बेहतरीन काम किया। ना सिर्फ एनपीए कम करने के अंदर आपने देखा कि प्रॉफिट भी उसका जो है काफ़ी बेहतरीन तरीके से बढ़ा है। तो उसके प्रॉफिट के अंदर बढ़ोतरी होना और एनपीए का कम होना, दोनों एक तरीके से पॉजिटिव सिग्नल आप समझ सकते हो। तो दोस्तों, अब ये सवाल होता है कि इस बैंक के अंदर करना क्या चाहिए। इसके अंदर कई सालों का अंडर परफॉर्मेंस था। पिछले 1 साल में इस बैंक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न भी इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। इसके अंदर एलआईसी एंड एसबीआई की भी हिस्सेदारी है, जिसकी बिकने की जो न्यूज़ जो है वो आती रहती है। तो आज नहीं तो कल एसबीआई एंड एलआईसी दोनों अपनी हिस्सेदारी जो है इस बैंक के अंदर बेचेंगे। ये एक तरीके से साइन के तौर पे भी देख सकते हो कि इस बैंक के फंडामेंटल्स काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं, क्योंकि ये बैंकों ने और गवर्नमेंट एजेंसियों ने इस कंपनी को
बचाने के लिए इसके अंदर पैसे डाले थे। यदि ये पैसे यस बैंक से निकाल रहे हैं, मतलब इसकी फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी तरीके से इम्प्रूव हुई है, स्टेबल हुई है। यदि आप भी इस बैंक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो दोस्तों ये अभी भी एक तरीके से रिस्की बेट हो सकती है। आप यदि लेना चाहते हैं तो काफ़ी कम क्वांटिटी में इसके शेयर जो है लेना। मेरी सलाह तो ये है कि इससे ज़्यादा अच्छे बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक जो है अवेलेबल है, तो आप उसके ऊपर भी ध्यान दे सकते हैं। उन स्टॉक्स के अंदर रिस्क कम है, रिवॉर्ड भी कम है। यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है, रिवॉर्ड भी ज़्यादा है, बाकी आपको ही कॉल लेना है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? किस कंपनी के बारे में आप डिस्कशन जानना समझना चाहता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।